A very very good evening to everyone. Welcome to the session. जय हिंद, वंदे मातरम. बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर. Who all are joining, please leave a message. आरती, यशिका, a warm welcome. A very very good evening. शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की. दैट इज अ वीकली करंट अफेयर्स. पिछले सैटरडे से लेकर आज फ्राइडे तक जो भी हमारी न्यूज है उनको हम कवर करेंगे. आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबडी कैन ज्वाइन. एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. द मोटिव इज कि हम एक हफ्ते का न्यूज जो है एक सवा घंटे डेढ़ घंटे में कंप्लीट कर लें. एंड जो भी हमारी आरओआई है दैट शुड बी गुड. सो अमन, संगीता, यशिका, सबका स्वागत है. सो दिस सेशन इज मेंट फॉर एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, एफकैट, जुडिशियल सर्विसेज और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबका स्वागत है. Otherwise, also, if you are interested in knowing the current affairs, you are most welcome. These are the social media handles where you can join us. Neha, Lakshmi, Aman, Jai Hind. A brief introduction about me. I'm Sandeep Bansal. Welcome you on the platform of Team Nishtha. And this is the SSB batch which is going on at 11:30 a.m. Apart from that, the personal interview session is being conducted personally by me and other sessions that SAT, SRT, everything is being conducted over here. Ayushman, very, very good evening. These are the students who have cleared and finally joined the academy with the Team Nishtha students, and these are the students who have cleared the written examination. Okay, so let's start with international news. Please share the session on the social media platforms. International news में पहली न्यूज है, भारत ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लॉन्च किया है, ताकि जो है जो भी महिलाएं हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में उनको जो है किस तरीके से उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए. लॉन्च्ड एट डेवोस विद सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. इसकी काफी तारीफ की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर. As the World Economic Forum comes to a close, one of the key takeaways from this year's annual meeting, जो भारत का इनिशिएटिव था, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, वुमेन लेड डेवलपमेंट की यहां पर जो है बात की गई, ठीक है, जो कि भारत का या कह लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है. डिनो, वेलकम एंड जय हिंद. सो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ठीक है, वुमेन एजुकेशन, हेल्थ, एंटरप्राइज पर फोकस होगा. ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, ये आपका एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है. पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए है. इसमें बेसिकली पॉलिटिकल, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चरल, अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी को एक साथ लाया जाता है और वहां पर डिस्कशन होती है. ये 1971 में 24 जनवरी 1971 में जो है शुरुआत की गई थी बाय जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वाब ने, हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा. और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है जो दिया गया है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म. देखिए, कैपिटलिज्म के बारे में हमेशा से काफी ज्यादा नेगेटिव एक विचारधारा रही है कि कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, कैपिटलिज्म सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता है. तो यहां पर जो ये व्यक्ति हैं जर्मन क्लॉस श्वाब, ये एक कंसेप्ट देते हैं स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का, ठीक है. तो बेसिकली इनका कंसेप्ट है कि आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कैपिटलिज्म में, उनको सबको साथ लेकर आइए, ताकि हम कैपिटलिज्म की जो पॉजिटिव्स हैं और कह सकते हैं कि सोशलिज्म के जो पॉजिटिव्स हैं उनको कैसे साथ मिला सकते हैं, ठीक है. सो दैट वाज द आइडिया. और इसके अलावा इसकी हर साल मीटिंग होती है डावोस, स्विट्जरलैंड. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस मीटिंग्स हैं ये. और इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. विश्व आर्थिक संगठन कहा जाता है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी. चलिए, नेक्स्ट है दुनिया भर में. इसमें एक और चर्चा हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है,
कि दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे ग्रो करी हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे कंट्रीज विद हाईएस्ट जीडीपी ऑन अर्थ 1992, 2008 टू 2024। ठीक है, तो यहां पर अगर आप 1992 में देखेंगे इंडिया आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, स्पेन, कनाडा, रशिया, चाइना। ठीक है, यहां पर इंडिया कहीं पे भी नहीं है। इवन 2008 में भी इंडिया टॉप 10 में नहीं था। अब जो है इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में तीसरे नंबर पर है। ओवरऑल नॉमिनल टर्म्स में हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में ऑलरेडी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जो 2008 तक हम टॉप 10 में नहीं थे, वो अब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए डेवलपमेंट है, और ये अभी हम तीसरी ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहने वाले हैं परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, पीपीपी टर्म्स में, अगले कई सालों तक। ठीक है, अब उसमें एक रिपोर्ट आई थी अगर आपको याद हो कि 2075 में जाकर 75 में जाकर जो है हम यूएस को क्रॉस कर लेंगे, तो उसमें काफी समय अभी बचा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यूएनडीपी एंड डेनमार्क पार्टनर टू लॉन्च ग्रीन रूम्स इन जेफ्रोजिया। ठीक है, जेफ्रोजिया एक जगह है आपकी यूक्रेन में। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और डेनमार्क ने मिलकर एक ग्रीन रूम्स का कंसेप्ट लेकर आए हैं। बेसिकली ग्रीन रूम्स का कंसेप्ट क्या है? देखिए, दुनिया भर में हमेशा से ये चर्चा रही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि खासकर जो बच्चे हैं जिन पर किसी भी तरीके का कोई क्राइम हुआ है, विक्टिम्स हैं, जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं, उनको पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रीट्रॉमेटाइज किया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो कई प्रोसेसेस में इस तरीके से रहता है, तो वो जो बच्चा है वो दोबारा से पूरे के प्रोसेस में दोबारा से ट्रॉमेटाइज होता है। ये सेम केस जो है कहीं ना कहीं जो वुमेन विक्टिम्स के साथ भी इस तरीके की कई बार बात की जाती है। तो यहां पर एक इनोवेटिव कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि एक रूम में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूसरे रूम में बैठकर जो है ऑब्जर्वेशन की जा रही है। उनको नहीं पता कि दूसरे रूम में कौन है, और उस तरीके से उनकी पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है और उनको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है दूसरे रूम में। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है कि जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं उनको एक अलग रूम में रखा जाएगा, उनको बहुत फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा, और वो जो है एक बार उनसे पूछा जाएगा और उनकी मतलब उनसे बार बार उससे रिलेटेड जो है जानकारी नहीं ली जाएगी, ताकि जो ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, किसी भी तरीके का कह लीजिए उनके साथ कोई क्राइम हुआ है, तो उनसे बार बार पूछकर उनको दोबारा से प्रोसेस में फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक इनोवेटिव कंसेप्ट है, दुनिया भर में इसकी काफी चर्चा हो रही है कि इस तरीके के जो कंसेप्ट हैं, स्पेशली जो चाइल्ड विक्टिम्स हैं, वुमेन विक्टिम्स हैं, उनके साथ ये होना चाहिए। दुनिया भर में इस तरीके के जो है कंसेप्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। सो पार्टनरशिप विद 2 न्यू ग्रीन रूम्स इन ज़ेफ़रोज़िया नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर्स, और रिसेंटली सिमिलर रूम कमेंस्ड ऑपरेशंस इन विलेनिस्क। तो इसका कंसेप्ट मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स और चाइल्ड सर्वाइवर्स और विटनेसेस ऑफ क्राइम को एक सेपरेट रूम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका यूक्रेन में ज़ेफ़रोज़िया, डोनेस्क। ठीक है, एग्जैक्टली द एरिया जहां पर काफी ज्यादा जो है रशिया यूक्रेन वॉर काफी इंटेंस है, अभी भी वो चल रही है। नेक्स्ट है इंडिया सेंड्स 40,000 लीटर्स ऑफ मैलेथियन टू अफगानिस्तान टू कॉम्बैट लॉकस्ट थ्रेट। तो यहां पर सीधा सीधा जो है हमने 40,000 लीटर मैलेथियन, जो कि एक पेस्टिसाइड है, वो भेजा है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की सरकार ने उसकी काफी सराहना की है, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया है कि आपने इसको भेजा। और ये हमने भेजा है छाबार पोर्ट। ठीक है, छाबार पोर्ट जो कि ईरान में है, और एग्जैक्टली इसका मकसद भी यही था। ईरान में छाबार पोर्ट बनाने का मकसद भी यही था कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ जो है हमारा डायरेक्ट कनेक्ट हो थ्रू ईरान। ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू लाइक फोकस ऑन पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की जरूरत ना पड़े, लाइक वी कैन गो टू द ईरान एंड वी कैन हैव अ ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एज वेल एज अफगानिस्तान। तो यहां पर तालिबान कंट्रोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इस के लिए काफी ग्रेटिट्यूड फील किया है। और द थिंग इज कि ये जो है लॉकस्ट इंकर्जन हमारे भारत में भी कई जगह हुई, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और कुछ पार्ट्स ऑफ पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ये पेस्टिसाइड जो है, जो कि लॉकस्ट
हमला है उसको फाइट करने के लिए ये भारत सरकार ने भेजा है अफगानिस्तान को। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां की खेती को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित कर रहा है। ऑलरेडी अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार वहां पर आई थी, उसके बाद भी भारत सरकार ने मानवीय आधार पर जो है वहां पर बहुत सारी सहायता भेजी। वीट गेहूं भेजा, 50,000 टन गेहूं भेजा। कई बार ये पूछा भी गया भारत सरकार से कि क्या आप तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप जैसे अभी भी आपने सहायता भेजी, तो भारत सरकार ने अगेन ये पॉइंट को क्लियर किया कि हम किसी भी तरीके से तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जो हमारा एक ऑफिशियल स्टैंड है, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हम ये सहायता भेज रहे हैं क्योंकि वहां पर फूड क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। अगर उनका एग्रीकल्चर प्रभावित होगा तो ये फूड क्राइसिस और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। दैट इज द रीजन दैट वी आर सेंडिंग दिस काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। सो ये है मैलिथन, ये है पेस्टिसाइड जो कि भेजा गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन स्टार्ट्स इन कैमरून। कैमरून दुनिया के किस कोने में है, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। कैमरून जो है कहां पर है ये। कैमरून जो है पहली कंट्री होने जा रहा है जो कि रूटीनली बच्चों को जो है न्यू मलेरिया वैक्सीन देगा एज द शॉट्स रोल्ड आउट इन अफ्रीका। पूरी दुनिया में मलेरिया से जो डेथ होती हैं उसका 95% जो डेथ है वो सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। सो क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है आपका जो ट्रॉपिकल कंट्री है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है। रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अफ्रीका में भी कहां पर है, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ, नदरन अफ्रीका कहां पर है एग्जैक्टली ये भी लिखिए थोड़ा सा, अफ्रीका के भी किस पार्ट में है। तो अब यहां पर क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां पर जो मलेरिया की वजह से डेथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऑब्वियसली दुनिया का फोकस कभी भी अब अफ्रीका नहीं रहा है, तो उतनी ज्यादा जो है उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। मैं आपको एक डाटा दूंगा, तो डाटा देखकर आप एक्चुअली चौंक जाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हैं इसमें। सो 95% जैसे मैंने आपको बताया, और सेंट्रल अफ्रीका नेशन ने, सेंट्रल अफ्रीका में ये आता है, बिल्कुल ठीक दिव्यांग, ठीक है। और यहां पर जो है इन्होंने कहा है कि हम लगभग 2.5 लाख बच्चों को ये वैक्सीनेशन देंगे। ठीक है, 2.5 लाख बच्चों को ये वैक्सीनेशन देंगे अगले साल तक, 2025 तक। और ये भी कहा है कि लगभग 60 लाख बच्चों को जो है हम वैक्सीनेट करेंगे। ये रहा आपका कैमरून सेंट्रल अफ्रीका में। यहां पर आप देख सकते हैं गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो देश जहां से आपका इक्वेटर गुजरता है, भूमध्य रेखा गुजरती है, उसके नॉर्थ में है। यहां कैमरून से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, उसके जस्ट नॉर्थ में है, बट यहां पर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, काफी जंगल, काफी मतलब जो है बारिश देखने को मिलती है। कैमरून जो है फर्स्ट ऑफ द 2 रिसेंटली अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिस। ठीक है, तो ये आई होप याद रहेगा आपको, मॉस्किटो से। ठीक है, मॉस्क्यूरिस। और अफ्रीका में लगभग 25 करोड़ केसेस पैरासाइट डिजीज हर साल आते हैं, 25 करोड़। ठीक है, जिसमें कि 6 लाख डेथ होती हैं, 6 लाख डेथ। ठीक है, आप सोच के चलिए कि हर साल जो है मलेरिया की वजह से 6 लाख बच्चों की डेथ होती है, मतलब 6 लाख लोगों की डेथ होती है जिसमें मैक्सिमम बच्चे हैं। ठीक है, सो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न इन अफ्रीका के अंदर। अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल टॉप 6 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज मलेरिया इंसिडेंट्स टू टोटल ग्लोबल इंसिडेंट्स। नाइजीरिया, कॉन्गो, युगांडा, सारे के सारे अफ्रीका के देश हैं, सब सहारन कंट्रीज हैं। इसमें एक पॉजिटिव इसी से रिलेटेड है, केप वर्डे एक छोटा सा देश है, वो जो है मलेरिया फ्री माइलस्टोन अचीव किया है। अब किसी भी देश को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि पिछले 3 सालों में अगर वहां पर कोई भी मलेरिया का केस नहीं आया है तो वो जो है उसको ये डिक्लेयर किया जाता है। सो इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये इनको टैग दिया है, एज इट हैज नॉट रिपोर्टेड अ सिंगल केस ऑफ लोकल ट्रांसमिशन इन 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में एक भी केस वहां पर नहीं आया है। ठीक है जी, सो इट्स अ ह्यूज किलर ऑन द कॉन्टिनेंट। तो यहां पर ये अमाउंट दिया गया है।
नंबर्स दिया गया है कि कितने जो है लोग यहां पर मरते हैं। लास्ट जो था अल्जीरिया को ये टैग मिला था 2019 में, उससे पहले मॉरिशियस को ये टैग मिला था 1973 में। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मलेरिया से कितने लोगों की जो है यहां पर डेथ होती है। सो ये रहा आपका केप वर्डे, ठीक है जी, वेस्टर्न अफ्रीका में आपका आता है। नेक्स्ट बहुत बड़ी न्यूज जो है, तुर्की की पार्लियामेंट ने स्वीडन की जो नाटो में शामिल होने की कोशिश थी उसको अप्रूव कर दिया है। देखिए नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूएस लेड कलेक्टिव ट्रीटी ग्रुप है, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका के दो बड़े देश यूएस और कनाडा और यूरोप के देश आते हैं। इसमें तुर्की भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। 31 मेंबर हैं, पहले 30 थे, उसके बाद फिनलैंड ऐड हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जो है स्वीडन भी इसमें ऐड होना चाहता था, पर स्वीडन को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी तुर्की को, ठीक है, या तुर्की जो पहले तुर्की कहा जाता था आजकल तुर्की कहते हैं। तो तुर्की की नाराजगी थी। अब तुर्की की नाराजगी क्या थी कि वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप है, कुर्दिस्तान की जो मांग कर रहा है, उसको जो है स्वीडन एक पनाह देता है, एक शरण देता है, जिसको लेकर तुर्की जो है हमेशा से स्वीडन पर यह आरोप लगाता रहा कि हमारे यहां के जो मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उनको आप जो है यहां पर संरक्षण देते हैं, उनको आप टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कीजिए। बहुत समय से जो है स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसको लटका के रखा, क्योंकि उसमें एक रूल है, नाटो की जो भी उसका चार्टर है उसमें एक रूल है कि सारे के सारे देश जब मानेंगे तब जाकर किसी नए देश को ऐड किया जाएगा। मतलब इट शुड बी यूनानिमस डिसीजन, सारे देशों में जो है उसको अप्रूव होना चाहिए। अब यहां पर जो है तुर्की ने इसको रोक के रखा। अब फाइनली तुर्की से काफी ज्यादा नाराज भी थे वेस्टर्न नेशंस, जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, यूएस भी नाराज था। काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था रसिप अर्दोगन को, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, कि आप जो है स्वीडन की मेंबरशिप को अलाउ कीजिए। अब फाइनली एक बीच का रास्ता निकाला गया है, स्वीडन मान गया है कि आप जो आपके कंसर्न्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, ठीक है जी, उसको जो है हम एक टेररिस्ट ग्रुप या एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसको यूरोपियन यूनियन और यूएस भी टेररिस्ट ग्रुप मानता है। हम उसको टेररिस्ट ग्रुप मानेंगे और उसके जो भी वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको हम यहां पर पनाह नहीं देंगे, उन पर लीगल एक्शन लेंगे, जिसमें कि तुर्की के जो भी कंसर्न्स थे उसको स्वीडन ने माना। अब यहां पर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को तुर्की ने एक्सेप्ट किया है और फाइनली यहां के पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया। अब यहां का रास्ता क्लियर है। हंगरी बचा हुआ है, हंगरी ने कह दिया है कि हाँ जी एक लीगल प्रोसेस हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी ही नाटो को 32वां मेंबर, 32nd मेंबर जो है मिलने जा रहा है स्वीडन के रूप में। बट साथ ही साथ में रशिया ने भी धमकी दे दी है कि अगर आपने स्वीडन और फिनलैंड को, जो दो देश जो कि हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं पूरे के पूरे शीत युद्ध के समय पे, 1945 से लेकर 1991 तक, या कह लीजिए 2022 तक जो है, जो हमेशा न्यूट्रल स्टैंड रखा, ना यूएसए के पाले में गए, ना जो है यूएसएसआर के पाले में या उसके बाद रशिया के पाले में गए, अब उन्होंने अपनी न्यूट्रल स्टैंड को छोड़ते हुए मिल गए हैं नाटो के साथ। अब रशिया ने क्या धमकी दी है कि अगर आपने इनको मतलब हथियार दिए या इनको मिलिटराइज करने की कोशिश करी तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अपने आप में नई डेवलपमेंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और डाटा इसमें आया था कि यूएस की, मतलब एक आर्टिकल था कि किस तरीके से यूएस की पावर डिक्लाइन होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो है यूएस जो एक मतलब एक कह लीजिए यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात करते थे, और उसके बाद हम कहने लगे कि बाइपोलर है या मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो उसका एक डाटा दिया गया कि किस तरीके से यूएस जो फाइटर प्लेन्स में, एम्यूनिशंस में, आर्म्स में सबसे बड़ा सप्लायर था, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था, प्राइवेट कंपनीज को मिला के, सरकारी कंपनीज को मिला के जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था, वो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन काफी कम हो रही है। तो ये सीधा सीधा यूएस की जो डिक्लाइनिंग पावर है, मिलिट्री डिक्लाइनिंग पावर है, मतलब उसके ऑब्वियसली अभी डिक्लाइन नहीं हुआ है, बट उसके कह सकते हैं सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हैं, ठीक है, उसका एक आइडिया मिलना शुरू हो गया है। वो भी इस चीज को अंकित करता है।
और दूसरी तरफ रशिया ने यह भी कह दिया है कि इंडिया हमारा हमेशा से एक सच्चा मित्र रहा है और हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि इंडिया जो है रशिया के खिलाफ किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी करेगा. सो दैट इज अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर इंडिया एज फार एज यू कैन से बैलेंसिंग बोथ द यूएसए एंड द रशिया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो यहां पर इसके अलावा एक और है, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा और नीदरलैंड ने भी कहा है कि हम जो है जो तुर्की को हथियार नहीं देते थे, तुर्की पर हम हथियार जो है का बैन था वो हटा देंगे. दैट मींस तुर्की को जो हथियार चाहिए वो यहां पर तुर्की को मिलेंगे. देखिए तुर्की की जो स्थिति है ना वो भी बड़ी एक मतलब एक कह सकते हैं कि वो भी बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया जो है उसका बहुत क्लोज पार्टनर रहा है, ब्लैक सी में उसका क्लोज पार्टनर है. बहुत सारे रशियंस तुर्की में जैसे छुट्टियां मनाने आते हैं थोड़ा, क्योंकि सर्दी के मौसम में वो तुर्की में थोड़ी कंपैरेटिवली गर्मी रहती है, वहां पर जो है काफी लोग छुट्टियां मनाने आते हैं. टूरिज्म को लेकर जो है तुर्की के टूरिज्म में रशियंस का एक बहुत बड़ा रोल है. मतलब कह सकते हैं कि तुर्की की इकोनॉमी में रशियंस का एक बहुत बड़ा एक योगदान है. अब यहां पर दो तुर्की ने बड़ा बैलेंसिंग एक्ट कैसे किया कि कहा कि रशिया का जो अटैक है यूक्रेन पर हम इसका समर्थन नहीं करते, पर एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर हम उसका भी समर्थन नहीं करते. तो दिस इज हाउ तुर्की इज ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन बिटवीन इट्स वेरी क्लोज पार्टनर रशिया एंड इट्स बीइंग अ मेंबर ऑफ नाटो. ठीक है, तो ये एक नई कह सकते हैं जियोपॉलिटिक्स चल रही है. चलिए, तो ये काफी डिस्कशन हो गया इस पे. तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहा है. एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट जो रशिया हमेशा से कहता आया है और जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया कि आपने 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 15 देशों में, तब आपने कहा था कि अब सिंस यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है अब नाटो की कोई जरूरत है नहीं है. बीच में ट्रंप के समय पर तो यह भी बात कही गई, कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा था कि नाटो की जरूरत ही नहीं है, मतलब नाटो जो है अब एक उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है क्योंकि रशिया बहुत वीक हो चुका है और बहुत सारे देशों में वो बढ़ चुका है यूएसएसआर, तो एक कोई थ्रेट नहीं है सच. बट सिंस रशिया का अटैक और जिस तरीके से कह सकते हैं ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो रहा है नाटो, उसने रशिया को कहीं ना कहीं प्रोवोक किया एज पर द रशियाज वर्जन. रशिया ने अटैक किया एंड द होल स्टोरी यू नो आफ्टर दैट. ओके, चलिए. नॉर्थ कोरिया ने अगेन अनदर एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट. देखो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं, अफ्रीका में छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इधर आपका इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना ऑलरेडी ताइवान को धमकी बार बार दे रहा है, ताइवान में नई सरकार आई है. इस साल 2024 का जो साल है, ये साल जो है इसको इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है. ठीक है, इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है इस साल. इस साल लगभग लगभग 40 देशों में चुनाव हैं. बांग्लादेश में हो चुके हैं, ताइवान में हो चुके हैं, भारत में होने हैं, यूएस में होने हैं. ये कुछ बड़े देशों के चुनाव हैं, उसके अलावा बहुत सारे देशों में चुनाव हैं. ठीक है, छोटे बड़े देशों में लगभग 40 देशों में चुनाव है. मतलब यह कहा जा रहा है कि 2024 जो है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ईयर है एज फार एज द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न. ओके, सो यहां पर नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम टेस्ट किया है. ठीक है जी, और सीधा सीधा उन्होंने ये कहा है कि यूएस, साउथ कोरिया और जापान की जो बढ़ती एक्टिविटीज हैं, ठीक है, येलो सी में, ईस्ट चाइना, ईस्ट जो है चाइना सी में, वहां पर जो है ईस्ट सी में, सी ऑफ जापान भी जिसे कहा जाता है, उससे हम खफा हैं. किम जोंग उन ने ये बात कही. So underwater nuclear weapon system, Pyongyang had tested HALE 523. Please keep that in mind. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अंडर वाटर ड्रोन जो है कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन टेस्टेड ऑफ द ईस्ट कोस्ट. ठीक है, हेल का मतलब है सुनामी. ठीक है, कि ये सुनामी की तरह होगा जब ये आएगा. लाइक लुक एट दिस. ठीक है, तो अंडर वाटर ड्रोन, न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन. और ये है आपका सी ऑफ जापान, ईस्ट सी, यहां पर येलो सी है. अच्छा, एक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. येलो सी, व्हाइट सी, ब्लैक सी, ठीक है, रेड सी,
तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कहां कहां पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। नेक्स्ट है सेनेगल की पिंक लेक जो है ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग। सबसे पहले तो सवाल आता है कि सेनेगल कहां है और ये पिंक लेक क्या होता है। ठीक है, पिंक लेक की फोटो देखो पहले तो, ठीक है, एक्चुअली पिंक है, बकायदा पिंक है। ठीक है जी। सो लेक का नाम है लेक रेतबा या रेटबा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लैक रोज। ठीक है, लिटरली मतलब उसका है पिंक लेक। ठीक है जी, पिंक लेक। सो लोकेटेड अराउंड 35 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ दाकार, सेनेगल। ये एक डिप्रेशन में क्रिएटेड है। ठीक है, और सी से जो है आप देख सकते हैं ये सी है, बहुत नजदीक है, और ये एक सैंड्यून है। ठीक है, एक सैंड्यून है जिससे ये अलग है। ठीक है, सवाल आता है कि ये लाइक श्रिंक क्यों कर रही है, और दूसरा इसका पिंक कलर क्यों है। दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। द लेक इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सी अबाउट 1 किलोमीटर फ्रॉम बाय द सैंड ड्यून्स, और इसका जो पानी है वो आपका आता है, सीजनल वाटर है इसमें। ठीक है, द फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द सीजनल वाटर टेबल इन द ड्यून्स विच आर हायर देन द लेक। अब यहां पर इसका जो पिंक कलर है वो एक हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी की वजह से है। ठीक है, ग्रीन एल्गी, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया कि कैसे इसका ग्रीन एल्गी लीडिंग टू पिंकिश कलर। ठीक है, सो लिविंग इन सॉल्ट इन्वायरमेंट डोनेलिए सेलिना सेलिना। ठीक है, विच कंटेन रेड पिगमेंट्स। ठीक है, इसमें एक रेड पिगमेंट रहता है बैक्टीरिया की वजह से। जी हाँ, ठीक है। सो दिस इज सो हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी की वजह से ये आपको देखने को मिलता है। सो द एल्गा इज एसोसिएटेड विद हेलोफिलिक बैक्टीरिया ऑफ द जीनस हेलो बैक्टीरियम। ठीक है, हेलो बैक्टीरियम। तो ये आपका पिंक लेक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सेलिना ये स्पेन में है, सेलिना डी टोरेविजा। मसाजिर लेक अजरबैजान में, हुत लेगून ऑस्ट्रेलिया, पिंक लेक ऑस्ट्रेलिया, लेक हेलियर ऑस्ट्रेलिया, लेक रेतबा सेनेगल, लेगुना कोलोराडा बोलीविया में, डस्टी रोज लेक कनाडा में। तो ये कुछ पिंक लेक्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पिंक लेक होती हैं, क्या होती हैं, क्यों होती हैं, और कहां कहां पर हैं दुनिया में, ये हमने डिस्कस कर लिया। और सेनेगल की जो पिंक लेक है वो श्रिंक हो रही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंडिया नेशनल न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूज जो काफी ज्यादा चर्चा में थी कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं बार्ड फ्रॉम एनरोलिंग स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स। रिसेंटली देखिए, अगर आपको याद हो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो स्पेशली सिविल सर्विसेज की कोचिंग दे रहे हैं, तो उन पर जो है एक्शन लिया गया था, ये कहते हुए कि भाई अगर आप उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे, मतलब मान लीजिए 900 सीट्स हैं या 1000 सीट्स हैं, तो टोटल अगर सबका नंबर देख लिया जाए तो वो जो है काफी ज्यादा नंबर मिलेगा। तो एक स्टूडेंट जो है कई जगह उसकी तस्वीर, खासकर जो टॉपर्स की तस्वीर है वो लगाई जाती है। उसका फिर लॉजिक कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दिया कि भाई किसी ने हमसे जो है इंटरव्यू की तैयारी की है, किसी ने टेस्ट सीरीज की है, किसी ने मेंस की तैयारी करी है, तो उस चीज को भी ये क्लैरिफाई किया गया कि आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, यू शुड मेंशन कि कौन से कोर्स में जो स्टूडेंट था वो एनरोल था। ठीक है, तो वो आपको यहां पर मेंशन करना चाहिए। बट अदरवाइज इसके अलावा जो है, जैसे कि कोटा में जो कि कोचिंग हब माना जाता है, खासकर जेई जो 12th के बाद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, नीट और जेई के बारे में, उसका एक कोचिंग हब माना जाता है। वहां पर लगातार जो सुसाइड रेट है बच्चों में वो बढ़ता जा रहा है, विच इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज्यादा हैं, अपार्ट फ्रॉम किसकी गलती है, क्या है, एजुकेशन, बट इट इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न जिसपे कि डेफिनेटली बात होनी चाहिए। शायद हमने मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, बट वो आज भी बहुत बड़ा स्टिग्मा है जिस पर शायद बहुत लोग बात नहीं करना चाहते। और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, एक पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और कुछ बच्चे जो है उसमें कम करते हैं। अब इसमें जो है आई वुड से कि ये जो स्टेप लिया गया है दैट्स अ गुड स्टेप, कि यहां पर कहा गया कि 16 साल से बच्चे जो है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं किए जाएंगे। बट इसमें कुछ और भी मुद्दे हैं जो कि सॉल्व होने चाहिए। जैसे कि पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति जो फोकस है वो किस चीज पर है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो
जो रिसोर्सेस और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो गैप है, जो जॉब्स और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हर साल जो पास आउट हो रहे हैं, उसमें जो बहुत बड़ा गैप है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे कि आज ही एक एग्जांपल था कि हैदराबाद में एक आईटी कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली, तो उसमें 3,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो दैट इज अगेन shows the lack of jobs, the lack of, और रिसेंटली हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो है बहुत ज्यादा छटनी कर रही हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इट इज नॉट जस्ट दैट पुटिंग बैन ऑन समथिंग, बट द थिंग इज द ओवरऑल थिंग नीड टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, इसमें आप लोग भी अपना एक एसे, एक राइट अप लिख सकते हैं, इसको शेयर कीजिएगा। आई वुड लाइक, रियली वुड लाइक टू सी कि आपकी क्या राय है इस पे, कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है, क्या इश्यूज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। आप उसका राइट अप भी मेरे को लिख के भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या मेल कर सकते हैं। ठीक है, आई रियली वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम योर परस्पेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, एज अ स्टूडेंट व्हाट यू फील। ठीक है, okay, so Ministry of Education has released new guidelines for the operation of coaching centers. Regulatory measures टाइटल इसका रखा गया है गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024। अब यहां पर जो है ये कहा गया है कि स्टूडेंट की सुपरविजन हो, स्टडी प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एकेडमिक्स में जो भी सपोर्ट दी जा रही है, इसके लिए अब कोचिंग सेंटर क्या है। ठीक है, कोचिंग सेंटर क्या है? कोचिंग सेंटर है जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को एट द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल विद द स्टूडेंट कैपेसिटी ऑफ मोर देन 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स। और इसके अलावा कहा गया है कि 16 साल से ऊपर के ही बच्चों को एडमिशन। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद जनरली सेकेंडरी स्कूल जो है एक बच्चा 15 साल की उम्र में या 15.5 में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, वो पूरा 16 का नहीं होता। तो अब जब वो 10th के एग्जाम कंप्लीट करने के तुरंत बाद एडमिशन ले लेता है, तो अब ये भी एक अपने आप में है कि मान लो उस समय पर वो क्या करेगा, लाइक 11th में वो कोचिंग लेना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा यहां पर एक और जो कह लो कि एक एरिया ऐसा है जो क्लियर नहीं किया गया, जैसे कहा गया कि ट्यूशन फीस जो है वेरियस कोर्सेज के लिए रीजनेबल होनी चाहिए। अब ये रीजनेबल क्या होता है, मतलब किसको कहेंगे आप रीजनेबल? ठीक है, किस फीस को आप रीजनेबल कहेंगे? ठीक है, तो ये एंड जस्ट विद डिटेल्ड रिसीट्स प्रोवाइडेड। ठीक है, रिसीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। मान लीजिए कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करेगा, बट व्हाट इज रीजनेबल? ठीक है, अगेन वेरी वेग थिंग। ठीक है, टू आंसर। ओके, द फर्स्ट ऑफेंस इनकर्स अ पेनल्टी ऑफ 25,000। दूसरी बार में पेनल्टी 1 लाख होगी, और उसके बाद जो है जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया अबाउट दिस। अगेन द आइडिया इज कि किस तरीके से जो मिसलीडिंग जो कह लीजिए प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो बंद होने चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से कहा जाता है कि जी आप ये कर लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है 1 महीना पढ़ लीजिए, 30 दिन में तैयारी कैसे करें, 15 दिन में, ठीक है बिल्कुल एग्जाम कंफर्म क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज ईच ब्रांच ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है जी, और ये जो है यहां पर डिटेल्ड गाइडलाइंस है, मुख्य जो गाइडलाइंस है वो हमने डिस्कस कर ली। वाइस प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है ये शुरू किया गया है, क्योंकि आज हमने 75th जो है हमारा रिपब्लिक डे बनाया, तो हम 75वें साल में चले गए हैं। 1950 में जो है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी। आज हम 2024, सो 74 साल पूरे कर लिए हैं। 75वां रिपब्लिक डे है, और 75 ईयर्स अगले साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उससे पहले हम कैसे गवर्न हो रहे थे? उससे पहले हम एक डोमिनियन स्टेटस में थे, अगर टेक्निकली देखें 47 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। और जो है अगर हम बात करें यहां पर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है रेगुलेट किया जाता था भारत को। ठीक है, भारत की सरकार को। ओके, campaign aims to reaffirm our collective commitment to the principles enshrined in the Constitution of India, celebrate the shared values। ठीक है, जो भी शेयर्ड वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, उसको जो है लोगों तक लेके जाना, दैट वाज द आइडिया। हमारा संविधान हमारा सम्मान। नेक्स्ट है हैवी फ्यूल लीक फ्रॉम पावर स्टेशन
इन मणिपुर अलर्ट इशूड। सो यहां पर मणिपुर में एक और न्यूज आई है। मणिपुर पिछले साल से ही कह सकते हैं कि बैड न्यूज की वजह से ज्यादा चर्चा में रह रहा है। वहां से जो भी न्यूज आ रही हैं कुछ खास पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही हैं। यहां पर जो है लीकेज ऑफ हैवी फ्यूल फ्रॉम द पावर स्टेशन, द स्टेट गवर्नमेंट सेड द लीक फ्रॉम द लेमाखोंग पावर स्टेशन लेड टू द स्पिलओवर इनटू द स्ट्रीम्स। जो आसपास का कह लीजिए वाटर बॉडीज थी उनमें ये लीक हुआ थ्रू इम्फाल वैली सच एज कांतोसाबल और सेकमई, ठीक है, वेरी नियर टू द कायबल एमजो पार्क। और यहां पर जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सारे ऑफिशियल्स को अलर्ट किया एंड उस पर एक्शन शुरू हो गया है। बट यहां पर अब यह भी कहा जाने लगा कि कहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। दो चीजें हो सकती है कि एक एक्सीडेंटल लीकेज हुआ हो, एक हो सकता है कि किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, क्योंकि पिछले साल से कुकीज और मैतीज, ठीक है, और जो पीपल हैं, जो वहां की कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में जिस तरीके का टकराव चल रहा है, उसके बाद इसके भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये प्लान्ड तो नहीं था। ठीक है, लेट्स सी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, मतलब ऑफिशियली ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 24 घंटे में 36 घंटे कैसे पढ़े? चलिए, बहुत सही, ठीक। नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें इसकी बात की गई थी, पर्वतमाला योजना, ठीक है जी। सो पर्वतमाला परियोजना अब इसमें कहा गया है कि 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट, 1.25 करोड़, 1,25,000 करोड़। देखिए, एक चीज यहां पर आपको समझना है कि इंडिया की जो ग्रोथ है पिछले 2-3 साल की, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट का। ये इसके दो पहलू हैं। मैं थोड़ा सा इससे इकोनॉमी की तरफ जा रहा हूं, चलो पहले ये न्यूज कवर कर लेते हैं, बट इससे एक और न्यूज जुड़ी हुई है, वो भी डिस्कस करूंगा, उसका आपको एनालिसिस समझ आना चाहिए। सो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एड्रेस द रोपवे सिंपोजियम कम एग्जीबिशन सेंटर्स इन दिल्ली। देखिए, इसका फायदा क्या है रोपवे का, ठीक है, रोपवे का फायदा क्या है? रोपवे का फायदा यह है कि सबसे पहले तो ये आपका काफी ज्यादा क्लीन है, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, पहुंच सकते हैं, रोड्स बनाने की जरूरत नहीं है, कंपैरेटिवली चीप है, ठीक है। सो इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने देखा कि इस तरीके से जो है लैंडस्लाइड्स होता है, बारिश होती है, उसकी वजह से पूरी की पूरा जो सड़क मार्ग है वो प्रभावित होता है, लोग फंस जाते हैं। ये हमने रिसेंटली हमारा इसी साल जो मॉनसून सीजन था उसमें हमने हिमाचल में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, ठीक है। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कार्बन एमिशंस नहीं है, ठीक है। आइडियल फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ठीक है, और आखिरी माइल कनेक्टिविटी तक ये कर सकते हैं। तो इसमें 1.25 करोड़। अब इसमें एक और पॉइंट है यहां पर कि पिछले 2-3 साल की जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो जो है वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ हुई है, ठीक है। मतलब प्राइवेट कंजम्पशन जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी था, ग्रोथ, जॉब्स बहुत नहीं क्रिएट हुई हैं, तो प्राइवेट कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, ठीक है। ये जो ग्रोथ है ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है। अब इसका एक पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ग्रो किया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हमने अटल सेतु योजना देखी, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक देखा, उसके अलावा हमने हाईवेज की डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं, रोपवेज की डेवलपमेंट को देख रहे हैं, रेलवेज को देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो रहा है, विच इज लाइक द बेस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो, सर्विसेज की ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो, दिस इज द वेरी फंडामेंटल। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ है? नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ है कि जॉब्स जो क्रिएट हुई हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो हुई हैं, बाकी जगह अभी उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई हैं। एक और एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो डेट है, ये सारा का सारा जो खर्चा हो रहा है ये लोन लेकर हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा भारत सरकार ने जो है डेट लिया है, लोन पे लिया है, और उससे जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उससे हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। दो सरकार का और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी भी कंफर्टेबल लिमिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर
मान लीजिए किसी भी तरीके की कोई अनसर्टनिटी आती है दुनिया में आगे, मान लो जैसे कोविड आया या 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ऐसा ही कुछ अगर आता है और हमारी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं अगर वो डिस्टर्ब होते हैं, तो ये जो लोन है इसका जो इंटरेस्ट है वो पाइल अप होता जाएगा एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस इन द फ्यूचर। ठीक है, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में या बहुत सारे देशों के केस में देखा। ठीक है, अभी तक वो बिल्कुल कंफर्टेबल लिमिट में है ऐसा कहा जा रहा है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट कैन बी डेंजरस। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है जी, ओके। सो इसमें 60% कंस्ट्रक्शन जो है हाइब्रिड एन्युटी मोड में की जाएगी और 40% जो है प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल हाईवेज टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट प्लेयर्स इनटू दिस पर्वतमाला परियोजना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट कमेटी सेटअप फॉर मडीगा कम्युनिटी टू होल्ड मीट ऑन जनवरी 22। देखिए ये एक कम्युनिटी मडीगा कम्युनिटी जो तेलंगाना में है, जो कि एससी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। अब इनकी ये डिमांड थी कि शेड्यूल कास्ट में भी फर्दर जो है एक रिजर्वेशन रखा जाए मडीगा कम्युनिटी के लिए। तो जब तेलंगाना में इलेक्शंस थे तब वहां पर जो है प्रधानमंत्री ने जो है ये आश्वासन दिया था उनको कि हम जो है जो मडीगा कम्युनिटी है उसके उत्थान के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हम उन पे काम करेंगे। बट ये कहा जा रहा है कि ये जो कमेटी बनाई गई है इसका मकसद ये नहीं है कि इनको फर्दर रिजर्वेशन दिया जाए, बट हाँ क्या क्या कंसर्न्स हैं, तो ये कमेटी बनाई गई है, इसको हेड कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसमें जो सोशल जस्टिस मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, होम अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, वो भी शामिल होंगे। बट मकसद ये होगा कि किस तरीके से मतलब क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं मडीगा कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये मडीगा कम्युनिटी तेलंगाना में अगर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को देखा जाए तो उसमें 50% जो है कंस्टिट्यूट करती है और ये मेनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले रीजन में देखी पाई जाती है। और इसमें यह है कि किस तरीके से क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं, प्रशासनिक जो है कह लीजिए कदम लिए जा सकते हैं जिनसे कि मडीगा कम्युनिटी का एक सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम। एक स्टेप लिया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जिसमें कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करते हुए कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी एक प्राइड की फीलिंग हो अपने स्कूल्स को लेकर। ठीक है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम एम्ड एट रेवोल्यूशनाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए हमेशा से एक चर्चा रही है, बहुत समय से ये चर्चा का विषय है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जिनमें की हाईएस्ट पेड टीचर्स हैं, मतलब अगर आप एक टीचर की गवर्नमेंट स्कूल टीचर की अगर सैलरी की बात करें वो हाईएस्ट पेड है, बट स्टिल गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट का कह लीजिए पैसा जाता है, बहुत सारा खर्चा होता है, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बीइंग गिवन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट अप टू द मार्क। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब उस पर हमेशा से चर्चा हुई है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। तो यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट स्कूल्स। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्टन स्कूल्स को अडॉप्ट करें और कंट्रीब्यूट करें टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ। अब ये कहा गया कि अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो अराउंड 55% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं। इसमें मेरा एक पॉइंट है, आप लोग इससे सहमत करते हैं तो प्लीज लिखिएगा, या मतलब अगर आप इस पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब जो करने वाले हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे, मैं ग्रुप पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात ही नहीं कर रहा, इवन ग्रुप सी और ग्रुप बी ऑफिसर्स, ठीक है, ग्रुप सी ऑफिसर्स को भी अगर आप देखेंगे उनमें भी अगर आप एक सर्वे करेंगे पूरे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का, तो आपको ये पता लगेगा कि बहुत कम परसेंटेज ऐसा है जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब उनमें आप केंद्रीय विद्यालय को और जो
जवाहर नवोदय विद्यालय है, अगर उसको निकाल दे तो जो प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इवन ग्रुप सी के भी, मैं ग्रुप ए की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ग्रुप सी के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब तक जैसे ही किसी का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होता है वो नहीं भेजना चाहता। तो यहां पर भी आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, एसए का टॉपिक है, आप अपने कमेंट सेक्शन मतलब अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने आइडियाज लिख सकते हैं कि कैसे एक्चुअली में इसको सुधारा जा सकता है। हाउ व्हाट कैन बी द स्टेप्स। देखो गवर्नमेंट फंड कर रही है, बेस्ट फंडेड टीचर्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स का जो जो कह लीजिए स्टैंडर्ड्स हैं, एंड इफ यू गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज, वहां पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सबसे ज्यादा कह लीजिए रेटेड माने जाते हैं। मतलब जैसे कि आप कॉलेज लेवल पे जब जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखा जाता है, मतलब आपको आपकी कोशिश रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए, बट दैट इज नॉट विद द गवर्नमेंट स्कूल्स। if you'll go to the western countries, many of the countries, there you will find कि जो government schools हैं उनका level काफी अच्छा है। people tend to send their children, especially from the higher strata as well, they tend to send their children to the government schools. So what can be done in India so that this trend can be changed, ठीक है। पॉलिटिशियंस देखो, मैंने क्या कहा, पॉलिटिशियंस ग्रुप ए ऑफिसर्स तो फिर भी एक हायर कैटेगरी हो गया, ठीक है। मैं आई एम सेइंग कि ग्रुप सी भी, ठीक है। सो एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच इज लाइक रेगुलर एम्प्लॉय, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। चलो, सो दिस इज अ फूड फॉर थॉट। नाउ आई वुड लाइक टू अगेन हियर योर थॉट्स अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माई स्कूल माई प्राइड, इस तरीके का कैंपेन शुरू किया गया है। कोचिन पोर्ट यूनियन प्लीड्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिस्टोर वेलिंगटन आइलैंड्स फॉर्मर ग्रैंडियर। वेलिंगटन कॉलेज, खैर जो भी फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक बड़ी प्रेस्टीज की जगह मानी जाती है। और यहां पर जो वेलिंगटन आइलैंड है जो कि कोची में है, मतलब केरल में है, वो किसी समय पर काफी ज्यादा फेमस था। वो एक कमर्शियल सेंटर था, ठीक है जी, एक कमर्शियल सेंटर था और स्ट्रेटेजिक ट्रेड, इंडस्ट्रियल जोन, एक्सप्रेस कंसर्न। बट धीरे धीरे जो इसका एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है इस आइलैंड का, यहां पर आप देख सकते हैं ये वेलिंगटन आइलैंड, ठीक है। इस आइलैंड का जो एक इंपॉर्टेंस है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है। तो यहां पर कह लीजिए कोचिन पोर्ट जो यूनियन है उन्होंने आह्वान किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि जो है इस पे कुछ आप एक्शन लीजिए और इसको जो है थोड़ा सा रीडेवलप किया जाए वेलिंगटन आइलैंड को। चलिए आगे चलते हैं इकोनॉमिक न्यूज में। इंडिया सरपासेस हांगकांग टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इंडिया जो है, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट हो गई है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब सिंपल ये है कि मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर जो है मान लो 100 रुपए का है, तो उस कंपनी की मतलब मार्केट जो वैल्यूएशन कितनी हो गई, 100 करोड़ हो गई। 1 करोड़ इंटू 100 तो 100 करोड़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जितने शेयर्स हैं उनके अलग अलग प्राइसेस क्या हैं। तो यहां पर इंडिया का जो एक्सचेंज है, जो कह लीजिए शेयर्स लिस्टेड हैं यहां पर, उसकी टोटल वैल्यू है 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा, ठीक है। एंड हांगकांग का 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब मैं आपको एक और डाटा दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यूएस का नंबर देखिए, ठीक है। यूएस की स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यूएशन इज 50 ट्रिलियन डॉलर्स, 50 ट्रिलियन डॉलर्स। सेकेंड नंबर पर चाइना है 8.44 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। जापान, इंडिया, मतलब अगले 10 देश, यूएस नंबर 1 पे है, अगले 10 देश मिलकर भी यूएस के बराबर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द, यू कैन से द पावर ऑफ यूएस एंड इट्स कंपनीज। 5 बिग टेक कंपनीज, ठीक है, फेसबुक, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ठीक है। ये सारी कंपनीज का जो टोटल, अब आप देखोगे एप्पल का वैल्यूएशन और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन डॉलर्स,
ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से यूएस एक्चुअली दुनिया की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सी। उसमें मैं एलन मस्क भाई साहब को भी भूल गया, टेस्ला भी उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है टेल्को बॉडी सीक्स यूएसओएफ टैक्स रिलीफ इन फाइनेंशियल ईयर 25 यूनियन बजट। सेलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेनली आपका उसमें जियो, एयरटेल, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, उन्होंने कहा है कि उनको जो है उन पर एक टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब ये क्या होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड? ये बेसिकली एक फंड, मतलब एक टैक्स लगाया गया है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, ताकि ये टैक्स स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जो हमारे कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा, उनमें जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, क्योंकि वहां पर आप कह लीजिए कमर्शियली वायबल नहीं है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ऑब्वियसली जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका उतना रुझान नहीं रहता, या कह लीजिए कई बार हम ये भी देखते हैं कि अभी तक वहां पर 3G ही चल रहा है, 4G भी नहीं आया है कई जगह। ठीक है, इंडिया में बहुत जगह हम 5G की बात कर रहे हैं, 5G ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कई जगह 3G ही चल रहा है। तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से क्या किया जाता है, ये फंड से उन दूर दराज के इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। अब इन कंपनीज का कहना है कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हुए हैं, लॉसेस बढ़े हैं, खासकर अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात करें उनके लॉसेस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जो है इस फंड से निजात दिया जाए, या हमें मतलब एक रिलीफ दिया जाए। ठीक है, हम पर ये टैक्स जो है हटाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा 16 इयर्स टू ऑफसेट बिजनेस लॉसेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री, ऐसा कहा गया है। ये जो यूएसओएफ है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये 5% का जो है 5% मतलब उनके टोटल रेवेन्यू का 5%, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 5% टैक्स ये लगाया जाता है कंपनीज पर। तो ये कंपनीज ने कहा है कि हमें इससे इससे कह लीजिए हमें ये माफ किया जाए ये टैक्स, ताकि हम अपने लॉसेस को कवर कर सकें। ठीक है जी, ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है ये दिसंबर 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था, और जिसमें कि थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन अमेंडिंग द टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू टेलीकॉम सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स इन रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है ममता बनर्जी इनॉग्रेट्स 47th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। इस पे एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो एक यूथ का रुझान है बुक्स को पढ़ने का वो काफी कम हुआ है। हम बहुत ज्यादा यूट्यूब या बहुत सारी वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं, हम पढ़ने में कम फोकस कर रहे हैं, बुक को पढ़ने में, न्यूज़पेपर को पढ़ने में कम फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो यूथ है आज का, जो काफी ज्यादा बिजी हो गया है सो कॉल्ड, और उसको जो है बुक्स ज्यादा रीड करनी चाहिए। तो यहाँ पर 20 से ज्यादा देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये जो है बातचीत की गई कि कैसे जो है बुक रीडिंग के कल्चर को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है इंडिया असम। असम में जो है ब्रिंग बैक ट्रेडिशन बुल फाइट्स 9 इयर्स आफ्टर द बैन। 9 साल पहले इस पे बैन लगाया गया था बुल फाइट पर, ये आप देख सकते हैं बुल फाइट। तो यहां पर असम ने जो है इसको रीस्टार्ट कर दिया है, बट ये कंट्रोवर्शियल स्टेप है। क्यों कंट्रोवर्शियल स्टेप है ये बताऊंगा अभी। सो ट्रेडिशनल बफेलो फाइट मो जुज, ठीक है, इसका नाम है वहां पर लोकल। ठीक है, 9 साल के बाद ये नौगांव जो डिस्ट्रिक्ट है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहां पर इसको शुरू किया गया है। वहां का जो ये कल्चर है, बेसिकली जो अहोम डायनेस्टी थी, ठीक है, वहां पे जो राजा ने इसको शुरू किया था ये कल्चर को। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जलीकट्टू और बुलक कार्ट रेसेस, इस तरीके के इवेंट, जैसे जलीकट्टू तमिलनाडु में होता है, इस तरीके के इवेंट्स पर रोक लगाई थी। ठीक है, कि ये जो है इवेंट सीधा सीधा मतलब एनिमल राइट्स को जो है वायलेट करते हैं, तो इन पे रोक लगाई गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें, ये जो मोजुज है, ये जो असम ने शुरू किया है, ये अहोम 30th अहोम किंग स्वर्ग देव रुद्र सिंघा ने शुरू किया था लगभग 200 साल पहले। और इसके अलावा ट्रेडिशनल बर्ड फाइट जो है बुलबुली फाइट भी शुरू की गई है असम के द्वारा।
अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर जो है कोई पीआईएल दाखिल होती है या कह लीजिए कोई केस होता है सुप्रीम कोर्ट में कि सीधा सीधा वायलेशन है, या अगर अगर ऐसा कोई केस आता है तो असम की सरकार इसमें क्या तर्क देगी कोर्ट में कि हाँ जी क्यों हमने इसको रीस्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा रखा है इस तरीके की जो जल्लीकट्टू या इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी पर। ओके, नेक्स्ट है केरल की सरकार जो है 200 करोड़ का ग्राफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू करने जा रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ग्राफीन क्या है, ग्राफीन क्या है, ठीक है, ग्राफीन क्यों एक वंडर मटेरियल इसको कहा जाता है ये समझने की जरूरत है। देखिए मान लीजिए ये पेंसिल है, पेंसिल में हम पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट है जी, बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, कार्बन है, और वही डायमंड है वो बहुत ज्यादा जो है हार्ड मटेरियल माना जाता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर हम मटेरियल को देखें तो जो ग्रेफाइट है ये इस तरीके से हेक्सागोनल पैटर्न्स हैं, बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है, मिलियंस में। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक होता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है क्या होता है, काफी स्लिपरी होता है। अब ग्राफीन में क्या किया जाता है, इसको ब्रेक करके एक पर्टिकुलर लेयर को लिया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेयर को लिया जाता है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रांग है, ठीक है, अपने आप में काफी स्ट्रांग है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट, आपका एक साइंस का बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है कि जी ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयर एज दैट इज नॉट विद द केस ऑफ डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट के केस में है। बट ये जो ग्राफीन है ये काफी स्ट्रांग मटेरियल है जो कि फर्दर जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स को बनाने में यूज होता है। इसको फोल्ड करके जो है आप काफी स्ट्रांग मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, ये ब्रिटल है, ये स्ट्रांग है, ठीक है, अपीयर्स एज आयरन ब्लैक टू स्टील ग्रे, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंसिल में जो आगे ग्रेफाइट, ठीक है, ये नियरली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है ग्राफीन की, ये काफी स्ट्रांग है, सॉरी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, पुअर इलेक्ट्रिकल, ये डायमंड और ग्रेफाइट का एक कंपैरिजन है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया। आगे चलते हैं डिफेंस न्यूज में। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बिल्कुल ठीक। इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, ठीक है जी, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक एक्सरसाइज जो है होती है, और ये जो है खंजर एक्सरसाइज एट द स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन हिमाचल प्रदेश बकलो में हुई। सो एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम जनवरी 22 टू फेब 3। इंडियन आर्मी कंटीजेंट जो है यहाँ पर प्रेजेंट था, ऑब्वियसली किर्गिस्तान का भी फोर्सेस प्रेजेंट थी। मकसद क्या है, जो है एक दूसरे की फोर्सेस से हम सीख सके, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। एयरफोर्स कंडक्ट्स जॉइंट एयर ड्रिल्स विद फ्रांस एंड यूएई। एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट, ठीक है, यहां पर फ्रेंच एयरफोर्स और यूएई एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेशन ऑफ द फ्रेंच इंक्लूडेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ रफाल फाइटर जेट्स, और यूएई के द्वारा F-16 ने जो है यहां पर पार्टिसिपेट किया, वाज कंडक्टेड ओवर द अरेबियन सी विद द इंडियन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम द बेसिस विद इन इंडिया, ठीक है जी। तो ये है जो एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस कंटीजेंट रीचेस इजिप्ट फॉर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन एक्सरसाइज हुई है किसके साथ, मिस्र के साथ। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए थे, है ना, अब्दुल फटा अल सीसी, ठीक है, यहां पर इजिप्ट जॉइंट फोर्स स्पेशल फोर्सेस के साथ एक्सरसाइज हुई साइक्लोन, जो कि 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो है ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन एक्सरसाइज लास्ट ईयर शुरू किया गया था, लास्ट ईयर भारत में हुआ था, और इस साल जो है इजिप्ट में हो रहा है। और इसका मकसद है डेजर्ट एरियाज में और सेमी डेजर्ट एरियाज में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना। ये आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज की एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट। आपका जितने भी डिफेंस एग्जाम्स में उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। बीएसएफ इश्यूज हाई अलर्ट अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर, ठीक है जी, मैं भी पाठ रहा हूं इस ऑपरेशंस का कई बार। ऑपरेशन सर्द हवा
विंटर्स के समय पर, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होती है और ये वो समय होता है जिसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है इस कोल्ड वेदर का कह लीजिए यूज करना चाहते हैं फॉर देयर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो उसको लेकर जो है स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं बीएसएफ के द्वारा। सो पार्ट ऑफ द बीएसएफ एनुअल एक्सरसाइज लॉन्च टू प्रिवेंट द अनवांटेड बॉर्डर इंसिडेंट सच एज क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन्स ड्यूरिंग लो टेम्परेचर्स एंड द डेंस फॉग। ठीक है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए स्पोर्ट्स न्यूज में विराट कोहली जो है पहले ऐसे प्लेयर हो गए हैं जिनको चौथी बार जो है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सो ही बिकेम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू क्लिंच दिस अवार्ड 4 टाइम्स। इससे पहले 2012 में, 17 में और 18 में इनको मिला था अवार्ड। लास्ट ईयर की जो उनकी खासकर वर्ल्ड कप में हमने परफॉर्मेंस देखी वो काफी अच्छी थी, तो उस चीज को लेकर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा शुभमन गिल को जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द बीसीसीआई अवार्ड्स, मतलब हमारे जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन ऑल द फॉर्मेट्स। ठीक है, सारे फॉर्मेट्स उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मोहम्मद शामी को 2019-20 के लिए, अश्विन को 20-21, 21-22 के लिए बुमराह को, एंड शुभमन गिल को 22-23 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, बेस्ट इंटरनेशनल पॉली उमरीगर अवार्ड। ठीक है, पॉली उमरीगर अवार्ड। अच्छा, अब सवाल आता है कि पॉली उमरीगर कौन थे। ठीक है, पॉली उमरीगर आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉली उमरीगर वो प्लेयर थे जिन्होंने पहली डबल सेंचुरी मारी थी। भारत के वो प्लेयर जिन्होंने पहली डबल सेंचुरी जो है। सो पहलन रतन जी पॉली उमरीगर। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में, ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे हैं। ठीक है, ही कैप्टन इंडिया इन 8 टेस्ट मैचेस फ्रॉम 1955 टू 58, और जब ये रिटायर हुए थे तब इनकी सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज थी उस समय पर, 12 सेंचुरीज। काफी मतलब काफी वो बड़ा रिकॉर्ड था उस समय के लिए, और ही उन्होंने पहली डबल सेंचुरी मारी थी। सो ये है प्लेयर पॉली उमरीगर। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी बनता है, पॉली उमरीगर अवार्ड किस गेम में दिया जाता है और कौन थे ये पॉली उमरीगर। ठीक है, ये हमारे इंडियन क्रिकेटर रहे हैं, इंडियन कैप्टन रहे हैं, इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, और उन्होंने पहली डबल सेंचुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है मारी थी। बीसीसीआई कॉन्फर्ड कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को, उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडियन क्रिकेट। ठीक है, और लेजेंडरी फारूक हैज प्लेड 46 टेस्ट फॉर इंडिया, जहां पर उन्होंने 2611 रन और 13,000 रन इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है मारे हैं। और रवि शास्त्री जो कि इंडियन टीम के कोच रहे हैं, 1983 टीम में जो है प्लेयर भी थे। ठीक है, इनके बारे में डेफिनेटली आप जानते हैं। तो इन दोनों को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कर्नल सी के नायडू जो है पहले कैप्टन रहे हैं इंडिया टीम के। ठीक है, भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान की कहानी 1932 में ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम जो है इंडियन टीम की कप्तानी जो है इन्होंने की है। ठीक है जी। मान सिंह सेकंड इंडियन हो गए हैं टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप। ये भी अपने आप में काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि एथलेटिक्स में जनरली हमारे प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। यहां पर ये रिकॉर्ड तोड़ा है यहां पर मान सिंह ने जो है एशिया मैराथन चैंपियनशिप में इस रेस को जीता है विद द पर्सनल बेस्ट टाइम। 34 ईयर ओल्ड मान सिंह क्लॉक्ड 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में इन्होंने ये पूरा किया। इससे पहले इन्होंने 2 घंटे 16 मिनट और 58 सेकंड में पूरा किया था जो मैराथन है। मैराथन 42 किलोमीटर, लगभग 42 पॉइंट समथिंग किलोमीटर जो है रहता है, 42.2 किलोमीटर, वाइल फिनिशिंग 11th इन द मुंबई मैराथन लास्ट ईयर। तो अभी जो है इस साल इन्होंने गोल्ड मेडल जो है यहां पर जीता है एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। 2 घंटे 14 मिनट में कंप्लीट किया है। पर्सनल न्यूज की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रखे हैं आज, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, उसमें चीफ गेस्ट थे। ठीक है जी, और इससे पहले कल जो है वो राजस्थान में थे, राजस्थान के बहुत सारी जगहों पर वो घूमे। दिस इज अ वे। देखिए, अगर आपको याद हो, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो गुजरात बुलाया गया था, एक बार उनको तमिलनाडु बुलाया गया था। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं उनको राजस्थान। तो दिस इज अ वे ऑफ यू कैन से प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल। ठीक है,
So themes of this year are likely to echo the sentiments of Viksit Bharat, भारत लोकतंत्र की मातृका, emphasizing India's essential qualities as a of a democracy. इसमें आज हमारे गणतंत्र दिवस में कुछ खास चीजें रही. ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप टू बी द पार्ट ऑफ परेड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज ग्रुप ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया. सीधा सीधा महिला सशक्तिकरण को जो है यहाँ पर शो किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट को. 75th रिपब्लिक डे था, ठीक है. एंड पार्टिसिपेशन इन फ्रेंच बैस्टिल डे परेड. लास्ट ईयर जो है यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव ने पार्टिसिपेट किया था, काफी ज्यादा चर्चा में आई थी तब. इस साल भी इन्होंने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया. ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं इंडियन एयरफोर्स में, एल्यूमिनस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटेड इन दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड ऑल्सो. ओके. इसके अलावा AI टू टेक स्पेस इन परेड, ठीक है. तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सॉरी, फीचर्ड अ टैब्लो इन दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड, जिसमें रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स को भी फोकस किया गया. तो ये भी एक कह लीजिए मॉडर्न थिंकिंग को दर्शाता है कि हम AI से डर नहीं रहे हैं. वी आर वेलकमिंग द AI, दैट इज इनएविटेबल, और हम उसको किस तरीके से पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं फ्यूचर में, ये चीज को जो है भारत सरकार ने कहीं ना कहीं शोकेस करने की कोशिश की है. नेक्स्ट है सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी. इनको SSB सशस्त्र सीमा बल का जो है मुखिया बनाया गया है. 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं, ठीक है जी. और यहां पर जो सशस्त्र सीमा बल है वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को देखता है. और ये जो है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हिज अपॉइंटमेंट अप टू अ पीरियड ऑफ 30th नवंबर 2025. तो जो इनका सुपर एन्यूशन का डेट है 30 नवंबर 2025, तब तक जो है ये इनका अपॉइंटमेंट इनको दिया गया है. इससे पहले जो SSB की हेड बनाई गई थी रश्मि शुक्ला, वो पहली महिला हेड थी, पहली महिला चीफ थी SSB की सशस्त्र सीमा बल की. पर वो महाराष्ट्र कैडर से आती थी, तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको वापस बुलाया और महाराष्ट्र का DGP बनाया, ठीक है. तो महाराष्ट्र की DGP बन गई हैं. तो अब इनको जो है मौका मिला है एज अ चीफ ऑफ SSB. नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स में एक बड़ी न्यूज. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी सिंह ठाकुर जो हैं उनको भारत रत्न से नवाजा गया पोस्टमोस्टली, ठीक है, मरणोपरांत. तो यहां पर फॉर्मर चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी सिंह ठाकुर, अब ये जो है बिहार के पहले नॉन कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री रहे. इनको जो है वहां पर जननायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है. हाईएस्ट ऑनर दिया गया है. ये 1970 से लेकर जून 1971 और फिर दिसंबर 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक जो है यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं. 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है जी. सो लॉन्ग स्टैंडिंग, तो बेसिकली जननायक इनको कहा जाता है. और समाजवाद को बिहार में आगे ले जाने में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है. सो भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी है. भारत रत्न के केस में जो प्राइज मनी है वो कितना है? 0, ठीक है. कोई पैसा नहीं मिलता है, सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है. भारत रत्न आपको दिया गया है, आपको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है. So on the conferment of award, the recipient receives a certificate signed by the president and a medallion. The award does not carry any monetary benefits. तो ये है पूरी की पूरी लिस्ट जिनको कि अभी तक भारत रत्न मिला है. तो यहां पर आप देख सकते हैं 48, अब ये 49th होंगे. तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सीधा सीधा इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. साइंस एंड टेक में इंडिया की इम्यूनोलॉजिकल्स ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन. जो ये इम्यूनोलॉजिकल है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का. देखिए हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस के जो अगर आप डाटा देखेंगे, अगेन काफी ज्यादा दुख से आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल 40 करोड़ केसेस आते हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी के, और हर साल जो है लगभग 14 लाख डेथ्स होती हैं इससे, ठीक है, हर साल. देखिए
जब हम कोविड की बात करते हैं, पैंडेमिक्स की बात करते हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान जाता है, बट दे आर लाइक स्लो किलर्स, ठीक है, दे आर किलिंग लैक्स ऑफ पीपल एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस ए और जो ई है वो क्यूरेबल है, मतलब बहुत इजी है, और उसका कारण सिंपल ये है, लैक ऑफ फूड हाइजीन, कंटेमिनेटेड वाटर एंड सब स्टैंडर्ड सैनिटरी प्रैक्टिसेस, मतलब जो है गंदा पानी, ठीक है, लैक ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज की वजह से जो है ये वायरस फैलता है। तो यहां पर एक इंडिजीनियस आपकी वैक्सीन तैयार की गई है जिसका नाम है हैवी श्योर, ठीक है, हैव आई श्योर, ऐसे याद रख लो, हैव आई श्योर, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द हेपेटाइटिस ए, जो कि ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा डेवलप की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका AX3 मिशन, ऑल यूरोपियन एस्ट्रोनॉट क्रू पहुंचा है कहां पर, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा बनाया गया है। इसको ऐसे समझ लो कि हवा में तैरती हुई, स्पेस में तैरती हुई एक स्पेस लैब है, ठीक है। तो यहां पर जो है एक्सियोम मिशन 3 AX3 ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली डॉकिंग एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें जो है दिस फीट फॉलोज द लॉन्च ऑफ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट, और जिसमें कि यूरोपियन एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, और इसमें तुर्की का भी एक एस्ट्रोनॉट गया है, ठीक है, फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर तुर्की का यहां पर पहुंचा है। तो तुर्की के लिए ये काफी बड़ी जो है चर्चा है, तुर्की में काफी ज्यादा इसकी चर्चा हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 5 स्पेस एजेंसीज हैं, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा दैट इज जापान स्पेस एजेंसी, एंड रॉसकॉस्मोस दैट इज रशियन स्पेस एजेंसी। रिसेंटली चाइना ने कहा था कि अपना वो ये स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन वो भी बनता है आपका। So collaborative efforts of NASA, Axiom Space and SpaceX are currently in full swing. तो यहां पर मकसद क्या है कि किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट को वहां पर पहुंचाया जाए। लक्ष्मी कह रही हैं त्यान वैन, हाँ बाकी लोग भी आंसर करो भाई, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा। इंडिया लुक्स फॉरवर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी कांग्रेचुलेट्स जापान ऑन मून लैंडिंग। देखिए जापान ने भी, भारत के बाद जो है जापान ने अपना वहां पर लैंडिंग करी है, सॉफ्ट लैंडिंग करी है, जैसे लास्ट ईयर अगर आपको याद हो शिव शक्ति पॉइंट जो है, जहां पर भारत ने साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, अब जो है जापान ने भी ये सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और इसको लेकर भारत की सरकार ने ऑफिशियली जो है उनको, जापान की सरकार को कांग्रेचुलेट किया है, ठीक है जी। जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका नाम रखा गया स्लिम, ठीक है जी, स्लिम लैंडेड ऑन द ल्यूनर सरफेस नियर इक्वेटोरियल क्रेटर, दैट वाज हेल्ड एज अ मेजर माइलस्टोन। इंडिया, मतलब जापान के स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। त्यांगोंग, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, त्यांगोंग। बट इसमें एक जो पिक्चर्स आई वो ये आई कि ये सॉफ्ट लैंडिंग तो कर गया, पर वहां पर जाकर ये पलट गया, मतलब पलटी हुई फोटोज आई हैं, ठीक है। और रिसेंटली नासा ने फोटोज कंफर्म किया है, हमारा जो रोवर वहां पर उसको कंफर्म किया है साउथ पोल पे, ठीक है, ये भी एक न्यूज थी आपकी, ठीक है जी। सो द अदर कंट्रीज जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, तो बहुत खुशी की बात है, इसमें भारत भी है, यूएस, चाइना और अस्ट्राइल सोवियत यूनियन, और अब जो है उसमें जापान हो गया है 5वां देश, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है कि भारत इस पूरी की पूरी कड़ी में शामिल है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड किया पराक्रम दिवस एट रेड फोर्ट, 9 डे भारत पर्व जो है लॉन्च किया गया। सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज स्टार्टेड बीइंग सेलिब्रेटेड एट पराक्रम दिवस। सो 23 नवंबर को जो कि बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसको जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024, अगेन फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो गर्ल्स के जो इश्यूज हैं इंडियन सोसाइटी में,
भारत सरकार का एक प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ये शुरू किया गया था यूपीए सरकार के द्वारा 2008 में। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हैज बीन कमेमोरेटेड ईच ईयर विद अ कॉमन थीम। मकसद ये है कि किस तरीके से बच्चियों के लिए इनइक्वालिटीज जो इनकाउंटर करती हैं उनको ठीक किया जाए, एडवोकेटिंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दैट इज द मोटो ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों ये मनाया जा रहा है 2011 से, ठीक है, 2011 से, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को जो है, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है जी। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कंट्रीज वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इस साल जो है 14th एडिशन था, और जो थीम था वो लास्ट ईयर वाला ही थीम रखा गया था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। क्या वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, मैं पक्का वोट करूंगा। और आप लोगों से भी आह्वान है, सब लोग, आप लोग 18 साल से ऊपर हैं, उम्मीद है मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप भी जरूर वोट करें इस साल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। सवा घंटे में हमने पूरे एक हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो कवर कर ली हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतने स्टूडेंट जो है जुड़े रहे, प्लीज हेल्प इन शेयरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। द आइडिया इज टू गिव यू नॉट जस्ट द न्यूज़, सिर्फ न्यूज़ ना पढ़ी जाए, उसका पूरा बैकग्राउंड समझा जाए, उसका पीछे लॉजिक समझा जाए, उसका अंडरस्टैंडिंग समझा जाए। दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। सो हर फ्राइडे को रात को 9 बजे हम इस सेशन को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फ्राइडे को मिलते हैं। उसके बाद जो है, इसके बीच में आपका मैथ्स के बहुत सारे सेशंस में लाने वाला हूं। आइडिया इज कि मैथ्स की जो ट्रिक्स हैं वो आपसे शेयर करूं। प्लीज जो मेरे सेशंस, आज मैंने 2 सेशंस लिए थे, एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे एक सेशन लिया था, एक मैंने सेशन लिया था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर, उसको जाकर जरूर देखिए। एक मैंने उससे पहले टाइम एंड वर्क का सेशन लिया था। उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें मेरे को ऐड करनी चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए या मेरे को डायरेक्टली मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स, जिनको मैंने जनरली देखा है कि दे वेरी फियरफुल ऑफ मैथमेटिक्स, तो उनका वो फियर कम करना, उनको लॉजिक समझ आना, और किस तरीके से आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के। बहुत सिंपल मैथ्स पूछा जाता है, बहुत ज्यादा टफ पूछा नहीं जाता है सीएपीएफ के लिए, इवन आपका एफकैट के लिए और बाकी जो आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है। सीडीएस के लिए अलग एक पेपर है, उसके लिए थोड़ा सा आपको हायर लेवल, मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट फॉर ऑल अदर एग्जाम्स बहुत एक फेयर लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगले फ्राइडे को मिलते हैं। उसके बीच में मैं आपसे एक पूरा का पूरा जो टेलीग्राम चैनल पे पूरा शेड्यूल शेयर करूंगा, एफकैट के, मैथ्स के और जीएस के सब्जेक्ट्स का, जो सेशंस कौन कौन हम लाने जा रहे हैं बिफोर योर एग्जाम, ताकि आपको एक अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।